नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत में। भारी बरसात के वजह से किसानों का बहुत बुरा हाल है और इस हाल का जायज़ा लेने के लिए आज खुद किसानों तक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष पहुंचे हैं। राजू शेट्टी सर खुद किसानों से मिले, उन्होंने किसानों से बात की, किसानों का दर्द जाना। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं, तो आज हम उनसे पूछेंगे किसानों के हाल के बारे में कुछ सवाल और फिलहाल में जो वातावरण बना है उसके बारे में कुछ सवाल। सबसे पहले तो सर आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने किसानों का जायज़ा लिया, आपने किसानों के हाल देखे, ऐसी तूफानी बरसात हुई, उनमें किसानों का ये हाल हुआ, आपको क्या निकष है? इस जायज़े से आपको क्या पता चला? नहीं, यहाँ तो बारिश तो भारी हो चुका है और इतना भारी हो चुका है कि किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बह चुके हैं और उसकी जो ज़मीन है फसलों के साथ मिट्टी भी बह चुकी है। इतनी बुरी हालत हो गई है, सोयाबीन हो या मक्का हो, ये फसलें सब बेकार हो चुके हैं और अनार, द्राक्ष ये भी खराब हो चुका है। कपास का तो बहुत बुरा हाल है। तो पूरी तरह से गन्ने के साथ पूरे हर एक फसल का नुकसान हो चुका है और इसका महाराष्ट्र में तकरीबन 20 ज़िले में ये इस तरह से भारी बारिश हुआ है। और ये सब का कारण यही है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी जो पूरे विश्व में जो हालात पैदा हुए उसी का ये साइड इफ़ेक्ट्स है और नुकसान सहना पड़ रहा है किसानों को। कोई और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उसकी जो सजा है वो किसानों को मिल रही है। सर, किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए उसके विषय में आप कहना क्या चाहेंगे कि किसानों को किस तरह की मदद और कितनी मदद कब मिलनी चाहिए? अभी देखिए, हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे हैं, वो पिछले साल भी इस तरह से बारिश हुआ था, तब वो मुख्यमंत्री अभी बने नहीं थे। चुनाव होने के बाद किसानों के खेत पे गए, खलिहान में घूमे और उन्होंने उनका दर्द समझा और मांग की सरकार की तरफ से कि किसानों को तुरंत 25,000 रुपये देना चाहिए और बाद में पंचनामा करो, कुछ वो आपकी जो कि निकष है वो लगाओ, लेकिन तुरंत 25,000 रुपये दे दो। आज मैं उन्हीं का मांग दोहराता हूँ कि आप आज मुख्यमंत्री है, तुरंत 25,000 रुपये किसानों को दे दो, बाद में सर्वे करवाओ या सैटेलाइट से करवाए या अपने रेवेन्यू और एग्रीकल्चर से के लोगों से करवाइए और बाद में जो भी आपका सर्वे आएगा उसी तरह से उसके तहत लोगों को मुआवजा दे दो। लेकिन आज तुरंत किसानों की वो ज़रूरत है क्योंकि उसका जो पूरा उसका घर बह चुका है, उसके जानवर गए हैं, तो उसको मदद करने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में सोलापुर थे, उन्होंने वहाँ कुछ नगद राशि भी दी, तो इस कृत्य के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, नगद राशि एक दो लोगों को देने से फायदा नहीं है जी। आज हर एक किसानों को मदद की आवश्यकता है और ख़ास करके 2-4 दिन के बाद रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी, तो बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि उसका जो सोयाबीन था, बाकी फसलें थी, उड़ीद था, वो सब बेकार हो चुका है। तो उसको मदद कौन करेगा? जी, सरकार को करना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनियां भी उसको दरवाजे पे खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो इसमें सरकार को आक्रामक होकर इंश्योरेंस कंपनियों को कहना चाहिए कि उनका जो भी इंश्योरेंस है वो दे दो और जो मुआवजा है तो तुरंत सरकार को देना चाहिए। सर, जिस तरह आपने अभी कहा कि उद्धव ठाकरे जी पिछली बार उन्होंने कहा था कि नगद मदद करनी चाहिए, ठीक इसी 2000 की तरह 2011 में एक कमेटी बनाई गई थी तमाम मुख्यमंत्रियों की, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस कमेटी के अध्यक्ष सर्वेसर्वा हमारे नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने किसानों के ताल्लुक से कुछ निकष किए थे और निकष सुझाव किए थे उस वक्त उन्होंने। मगर आज जब वो केंद्र सरकार में हैं तो वो किसानों के ताल्लुक से कोई ठोस कदम लेते हुए नज़र नहीं आते और जो कदम लिए गए हैं, जो विधेयक लाया गया है किसानों के ताल्लुक से जिसका देश भर में विरोध हो रहा है, तो इन दोनों विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये जो 3 कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने, वो किसानों के लिए नहीं है। जी सिर्फ नाम लेते हैं किसानों का, लेकिन फ़ायदा किसी और का ही है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबको पता चल चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जी लेकिन इसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर खड़ा हुआ है। जी और ये अडानी अंबानी जैसे जो उद्योगपति है, कारपोरेटर हाउसेस है, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा दिख रहा है, बिजनेस दिख रहा है, वो आना चाहते हैं इधर। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए जो परिस्थिति बनानी चाहिए वो करने के लिए ये 3 कानून बनाए हैं। इससे किसानों का फायदा नहीं होगा। इन आपको लोगों क्या का लगता फायदा है होगा। जो खासगीकरण की पॉलिसी सरकार की जो संस्थाओं के खासगीकरण किया जा रहा है? बेशक वही करने जा रही है सरकार। देखिए, जब जियो की एंट्री हो गई तो उन्होंने मुफ्त में मोबाइल बांटे, सही बात। बाद में का डाटा भी फ्री दिया, और धीरे धीरे बाकी जो मोबाइल कंपनियां हैं वो सिक्योरिट हो गई, आइडिया, एयरटेल, BSNL, ये सब सीख हो गए। तो उनकी परिस्थिति खराब हो गई इकोनॉमिकली, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना दाम बढ़ाया, चार्ज बढ़ाया। तो उसी तरह से जो सरकारी कंपनियां हैं वो पहले बीमार करते हैं यही लोग, उसके बाद सरकार उसको बेचने को निकालती है। आज इन्होंने एयर इंडिया बेचने का, बेच दिया। भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, उसके बाद BSNL बेचेंगे, और उसके बाद आएगा नंबर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। उससे उनको क्या फायदा होगा? नहीं, उसका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास देश में अलग अलग शहरों में हार्ट ऑफ द सिटी गोडाउन्स है। अच्छा। बहुत बड़ी जगह है, हाईवे के नज़दीक गोडाउन्स है, जगह है, और ये प्रॉपर्टी बहुत अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ उनका ध्यान है। आज उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए को बिग बाजार खरीदा है, उसके बाद ये FCI खरीदेंगे, इसके बाद उनके पास सब बुनियादी सुविधा होंगे। जी खरीदने के बाद फसल रखने के लिए गोडाउन उन्हीं के होंगे, उन्हीं के पास पैसा होगा, और स्टॉक लिमिट तो ख़त्म हो गया इस कानून के बाद। तो इसके बाद वो लॉबिंग करके दाम गिराएंगे, जी और किसानों का पूरा फसल खरीदेंगे, और जब किसान बेचने के बाद दाम बढ़ाएंगे और उपभोक्ताओं को महंगे दाम में बेचेंगे। तो यहाँ बेचने वाले को भी लूटेंगे और खरीदने वालों को भी लूटेंगे। ये भविष्य में उनको करना है, इसीलिए ये 3 कानून उन्होंने पारित किया है पार्लियामेंट में। जिस तरह स्वर्गीय जोशी जी कहते थे कि हम सस्ता बेच के मरते हैं, आप खरीद के मरते हैं, यानी ग्राहक और खरीदने वाले हाँ, दोनों वही के हो लिए। रहा है। जी और ये इस तरह से ये सब साजिश हो रही है, इसको हम विरोध कर रहे हैं। सर, जो कर्ज माफ़ी है, जो पिछली सरकार थी महाराष्ट्र में और जो अभी की सरकार है, ये दोनों का कर्ज माफ़ी के ताल्लुक से कोई फैसले ठोस कदम दिखते नहीं। किए हैं घोषणा मगर मिली नहीं, तो उसके बाद नहीं, ये जो कर्ज माफी पहले वाली सरकार की हो या ये सरकार की हो, इन्होंने तो 7/12 कोरा करने की घोषणा की थी, जी जी लेकिन 7/12 कोरा तो हुआ नहीं। और जब इलेक्शन में घोषणा की है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए ऊपर इन्होंने इस तरह से कर्ज माफी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे उस लाभ से वंचित हो, यही उन्होंने साजिश की, इसलिए इसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं है। सर, ये जो पीक बीमा कंपनियां हैं और फिलहाल के सरकार ने कहा पंचनामे करना है, ये दोनों के बीच किसान पिस रहा है, तो इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्योंकि पीक बीमा कंपनी कहती है जो बह गया, सोयाबीन अगर बह गया तो हम उसको रहित नहीं ये करेंगे। जो पीक बीमा कंपनी है ना, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। असल में इसका नाम बदलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री कारपोरेट कल्याण योजना है। जी ये किसानों के लिए है नहीं, है किसानों को लूटने के लिए। महाराष्ट्र सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है वो लूटने के लिए एक योजना है। क्योंकि जब किसान 2 रुपये देता है तो 4 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है, 4 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो जब हमारा 2 रुपये ये लोग लूटते हैं, उसी वक्त 8 रुपये केंद्र और राज्य सरकार का भी लूटते हैं। और ये लूट
सरकार की मान्यता के साथ हो रही है, सरकार के परमिशन से हो रही है, और इस लूट में बहुत सारे लोगों का हिस्सा भी है। सर अभी शरद पवार साहब दौरे पे आकर गए, फिर देवेंद्र फडणवीस भी आने वाले हैं, तो ये जो दौरे हो रहे हैं इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इनसे कुछ फ़ायदा होगा किसानों को? देखिए, सिर्फ दौरा करने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर दौरे पे आप नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको किसानों को मदद करना चाहिए। और सिर्फ दौरे पे आकर आंसू बहाकर जी कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आज लातूर ज़िले में पिछले हफ्ते में 4 किसानों ने आत्महत्या की, जी और करेंगे। जब तक सरकार कुछ मदद करती नहीं है तो किसानों की आत्महत्या की ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए हमें मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए, हमें किसानों को असली मदद चाहिए। सर अगर किसानों को मदद नहीं मिलती है या फिर जिस तरह समाधान मिलना चाहिए मदद से वो नहीं मिलता है, तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? ना, हम वेट करेंगे 8-10 दिन तक। जी केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, राज्य सरकार को आगे आना चाहिए, और ये लोग सिर्फ तमाशे देखते रहेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे और इस तरह से स्थिति बनाएंगे कि इनको जीना मुश्किल होगा। जी 2 नवंबर को आप उस परिषद भी लेने जा रहे हैं, उसके विषय में भी हमें थोड़ा बताइए। 2 नवंबर की जो गन्ना परिषद है वो 19वीं गन्ना परिषद है। पिछले 18 साल से हम ये गन्ना परिषद लेते हैं, और महाराष्ट्र में एक हमने इतिहास बनाया है। इससे पहले कभी मुंबई से, पुणे से या राज्य साकर संघ में हमारे गन्ने का रेट तय होता था, लेकिन 18 साल पहले पहली बार हमने जयसिंहपुर में एक सभा लेकर हमारे गन्ने का रेट तय किया, और उसके बाद संघर्ष करके हमने वो मिलवाया। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, और इसलिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी एक खत लिखा है कि ये परंपरा ऐसे ही हम रखना चाहते हैं। अब कोरोना भी कम हो चुका है, और ख़ास करके सांगली कोल्हापुर में तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए हमें गन्ना परिषद लेने के लिए परमिशन दे दो। देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो फिर भी करेंगे, गन्ना परिषद लेंगे ही लेंगे, जी और ये हम अपनी परंपरा जारी रखेंगे, और किसानों को इस साल भी गन्ने का अच्छा दाम दिलवाएंगे। सर प्रवीण दरेकर ने एक आप पे टिप्पणी की है, उन्होंने यूं कहा है कि आप में का किसान नेता मर चुका है, उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा है कि इसलिए आप रास्तों पे नहीं उतर रहे, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? प्रवीण दरेकर खुद एक डाकू है, उसने मुंबई कोऑपरेटिव बैंक लूटी है, और एक डाकू कुछ कहता है तो उसके ऊपर मैं क्यों बहस करूं? जी वो लुटेरा ही है। पहले उसको अपनी तरफ देखना चाहिए, उसने क्या क्या करतूतें की है, किस किस के साथ विश्वासघात किया है, ये देखना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टी का सदस्य हुआ तो जो मैंने स्वाभिमानी पार्टी निकाली उसी में हूँ। किसी पिछले 35 साल से मैं एक विचारधारा लेके जा रहा हूँ। प्रवीण दरेकर को याद भी नहीं होगा कि उसने कितने विचारधारा अपनाए, कितने राह पे चला है। ऐसे लोगों के ऊपर क्या ध्यान देना। आज हमारे साथ राजू शेट्टी सर मौजूद थे। किसानों की आवाज़ राजू शेट्टी सर ने हमें बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिया। देखते हैं क्या किसानों के मसलों का हल निकलेगा, क्या किसानों को समाधानिक कोई निष्कर्ष, कोई जवाब, कोई मदद मिलेगी। देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।